हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं अभय और आपका स्वागत है लर्निंग इफेक्ट में। आज हम कूलम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म डिस्कस करने जा रहे हैं, यानी कूलाम के नियम का सदिश रूप। इससे पहले हमने कूलाम के नियम का अदिश रूप यानी कि स्केलर फॉर्म पढ़ा था। इसमें हमने देखा था दो या दो से अधिक आवेश एक दूसरे पर बल लगाते हैं, जिस बल को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या फिर स्थिर वैद्युत बल कहते हैं, और इसको कूलाम के नियम से दिया जाता है, जिसका फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। Q1 और Q2 के बढ़ने के साथ साथ फोर्स बढ़ता है और R के बढ़ने के साथ साथ फोर्स कम होता है। R इसमें था आवेशों के बीच की दूरी, के यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट है, जिसको हम 1/4πε0 भी यूज़ करते हैं। तो इस प्रकार फॉर्मूला बन जाता है 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये दोनों फॉर्मूले एक ही हैं। इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये स्केलर फॉर्म है। इसमें Q1 और Q2 यानी कि जो आवेश हैं उनके चिन्हों को इग्नोर कर दिया जाता है, उनके चिन्हों को हम इस फॉर्मूले में नहीं रखते, परंतु वेक्टर फॉर्म में हमको इनके चिन्हों को भी कंसीडर करना पड़ेगा। इसलिए हम इस स्केलर फॉर्म के फॉर्मूले को और अधिक स्पष्ट करने के लिए कुछ इस प्रकार से लिख देते हैं। F इज इक्वल टू के Q1 मॉड Q2 मॉड बाई आर स्क्वायर। तो इस प्रकार से हमने Q1 और Q2 को मॉड में रख दिया। अब Q1 की वैल्यू अगर नेगेटिव होगी तो ये मॉड इसको पॉजिटिव कर देगा। इसी प्रकार यदि Q2 की वैल्यू नेगेटिव होगी तो ये मॉड इसको फिर से पॉजिटिव कर देगा। तो मॉड का काम क्या होता है? किसी भी वैल्यू को हमेशा पॉजिटिव रखना। यदि उसके अंदर नेगेटिव का कोई क्वांटिटी है तो उस नेगेटिव की क्वांटिटी को भी ये मॉड क्या कर देता है? पॉजिटिव कर देता है। हमने इस स्केलर फॉर्म को और अधिक स्पष्ट कर दिया। ये भी स्केलर फॉर्म है, ये भी स्केलर फॉर्म है, पर हमने इसको और अच्छी तरीके से डिनोट कर दिया। ये ज़्यादा सही रहेगी। हम पहले से ही पढ़ चुके हैं के का मान और एप्सिलॉन नॉट का मान। के इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, और एप्सिलॉन नॉट एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और एयर। तो इसकी वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यह बल दो आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के अलोंग कार्य करता है। ठीक है, अलोंग लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। इसके अलावा ये फोर्स कहीं कार्य नहीं करेगा, किसी अन्य दिशा में कार्य नहीं करेगा। और ये जो बल होते हैं ये हमेशा पेयर में होते हैं, इक्वल एंड अपोजिट। ठीक है, मैग्नीट्यूड में इक्वल होते हैं और डायरेक्शन में अपोजिट होते हैं। के और एप्सिलॉन नॉट माध्यम पर निर्भर करते हैं। जैसे हमने देखा था कि यदि हम चार्जेस को किसी अन्य माध्यम में रख दें, जैसे हमने पानी में रख दिया, तो फोर्स का मान बदल जाता है, एयर में फोर्स का मान बदल जाता है। इस प्रकार हमने कूलाम के नियम की स्केलर फॉर्म से फोर्स का मैग्नीट्यूड निकाल लिया। परंतु फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है, परिमाण और दिशा दोनों होती है। अतः इसलिए हमको कूलाम के नियम की वेक्टर फॉर्म भी स्टडी करनी पड़ेगी। और वेक्टर फॉर्म स्टडी करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि वेक्टर्स होते क्या हैं। फटाफट हम इसकी थोड़ी सी जानकारी लेते हैं, क्योंकि हम इसको 11th में पढ़ ही चुके हैं। देखिए, वेक्टर क्वांटिटीज़ में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। मान लीजिए हम कहीं जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं कि हम देहरादून जा रहे हैं। हम चलना शुरू करते हैं, चलते चलते हम पहुंच जाते हैं हरिद्वार। हरिद्वार में हमारे सामने एक ऐसा चौराहा आता है जिसके आगे 3 रास्ते बट रहे हैं, परंतु हमें नहीं पता कि किस रास्ते से देहरादून आएगा, किस रास्ते में आगे जाके देहरादून पड़ेगा, हमें नहीं पता। तो हम ऐसा करते हैं कि सामने खड़े किसी व्यक्ति के पास चले जाते हैं, हम उससे पूछते हैं कि भाई साहब हमें बता दीजिए देहरादून का रास्ता कौन सा है। तो ये आदमी हमें बता देता है कि आप इस रास्ते में चले जाइए। ठीक है, किस प्रकार बता दिया इसने हमें? अपने हाथ का इशारा किया, हाथ दिखाया उसने कि आप इस रास्ते पे चले जाइए, आगे इसमें देहरादून आ जाएगा। तो इस आदमी से हमें एक जानकारी मिल गई
कि किस दिशा में जाना है। ठीक है, सिचुएशन एक ये हो गई कि ये आदमी हमें दिशा की जानकारी दे देता है एक सिंबल से, यानी एक इशारा करके। ठीक है, एक संकेत देके। अब दूसरी सिचुएशन हो सकती है कि हम इस आदमी के पास जाएं और पूछें कि हमें देहरादून की जानकारी दे दें। ठीक है, तो ये हमें बताता है कि 55 किलोमीटर आगे जाके देहरादून आएगा। तो इस बार इसने हमको नंबर दे दिया कि इतने किलोमीटर बाद आएगा, परंतु इसने दिशा नहीं बताई। तो ना ही हम सिर्फ दिशा की जानकारी होके देहरादून पहुंच जाएंगे। ठीक है, सिर्फ दिशा ज्ञात होने से हम देहरादून नहीं पहुंच जाएंगे, हमें ये भी पता होना चाहिए कि कितने किलोमीटर दूर है। ठीक है, और सिर्फ किलोमीटर पता होने से भी नहीं पहुंच जाएंगे, हमें दिशा भी पता होनी चाहिए। ठीक है, आपको दोनों चीज़ें पता चलें कि 55 किलोमीटर जाना है और डायरेक्शन भी पता चल जाए कि सपोज़ नॉर्थ जाना है 55 किलोमीटर, तो आप आराम से जा सकते हैं। तो यही होती है वेक्टर क्वांटिटीज़। ठीक है, इसमें आपको मैग्नीट्यूड भी पता होता है और डायरेक्शन भी। तो देखिए, डायरेक्शन दिखाने के लिए हम यूनिट वेक्टर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जिस प्रकार इस आदमी ने हाथ दिखाकर बताया था कि इस डायरेक्शन में, तो ये यूनिट वेक्टर जो होता है इसको हम कैप से दिखाते हैं। ठीक है, जैसे ये ए कैप लिखा है, तो यूनिट वेक्टर केवल बताता है डायरेक्शन कि आप जाइए इस डायरेक्शन में। ठीक है, इसमें कोई नंबर नहीं होता कि इतने किलोमीटर जाना है, उतने किलोमीटर जाना है, ये सब नहीं, ये केवल डायरेक्शन बताएगा। ठीक है, और एक होता है मैग्नीट्यूड, जो कि वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, हम इसको मॉड के अंदर लिखते हैं। तो जब डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड मिल जाती है तो हमारे पास एक पूरा वेक्टर बनता है, वेक्टर ए। एक बार हम फिर से देख लेते हैं, यूनिट वेक्टर जो होता है वो केवल डायरेक्शन बताता है। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड अपने आप में, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड केवल 1 होता है, जबकि जो ये है मॉड के अंदर क्वांटिटी लिखी गई है ये केवल मैग्नीट्यूड बताती है। और जब डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड मिल जाता है तो हमारे पास एक पूरा वेक्टर बन जाता है। तो यहाँ से यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला बन जाता है। अगर हम इस मैग्नीट्यूड को इधर ले जाएं तो ये बन जाता है ए कैप इज इक्वल्स टू वेक्टर ए बाय वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इस यूनिट वेक्टर को समझ सकते हैं। ये जो यहाँ पे लिखा है ये यूनिट वेक्टर ही है। तो अब हम चलते हैं कूलम्ब्स लॉ की वेक्टर फॉर्म की तरफ। माना कि हमारे पास एक्सिस है एक्स वाई जेड और इसका ओरिजिन है ओ। इसमें दो आवेश हैं Q1 और Q2। Q1 आवेश पॉइंट ए पर रखा है, Q2 आवेश पॉइंट बी पर रखा है। इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि कौन से पोजीशन वेक्टर किस चीज़ को दर्शा रहे हैं। जैसे यहाँ पर Q1 आवेश के लिए पोजीशन वेक्टर है R1। ये R1 वेक्टर Q1 की O से दूरी भी बता रहा है और O से Q1 की दिशा भी बता रहा है कि ये किस डायरेक्शन में। इसी प्रकार Q2 आवेश के लिए पोजीशन वेक्टर है R2। ठीक है, ये वेक्टर R2 Q2 के लिए पोजीशन वेक्टर है। ये Q2 की दूरी भी बताएगा O से और O से Q2 की डायरेक्शन भी बताएगा। ठीक है, तो ये सिंबल समझना बहुत ज़रूरी है इसमें। अब देखिए, Q1 एक बल लगाएगा Q2 पर और Q2 एक बल लगाएगा Q1 पर। तो बलों को दिखाने के लिए यहाँ पे कुछ इस प्रकार से डिनोट किया जाता है। देखिए, ये बल है, जो बल Q2 पर Q1 के कारण लग रहा है तो उसको हम लिखेंगे F21, फोर्स ऑन चार्ज 2 पहले है, फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू 1। ठीक है, जिस पर चार्ज लग रहा है उसका नंबर पहले लिखा है और जिसके कारण लग रहा है उसका नंबर बाद में लिखा है। ठीक है, इसी प्रकार एक यहाँ पर F12 फोर्स है, फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2। अब इनकी डायरेक्शन अपोजिट दिखाई गई है, इसका मतलब है यहाँ पे दोनों पॉजिटिव चार्ज होंगे। ठीक है, तो हमने टेस्ट चार्ज के लिए यहाँ पे दोनों के दोनों पॉजिटिव चार्ज लिए हुए हैं। अब जब हम कूलम्ब्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में पढ़ेंगे तो ये ध्यान रखना है कि चार्जेस के साइन भी इसमें इंक्लूड किए जाएंगे। तो अभी हम
पॉजिटिव चार्ज लेके चल लेते हैं। अब बात आती है ए और बी के बीच की दूरी। स्केलर फॉर्म में तो हम केवल यहाँ पे आर लिख देते थे, ठीक है, हमको केवल दूरी से मतलब था, डायरेक्शन से कोई मतलब था नहीं। पर अब यहाँ पे हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का प्रयोग करेंगे। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है? दो पॉइंट के बीच का डिस्प्लेसमेंट भी बताएगा, मैग्नीट्यूड भी बताएगा और साथ साथ डायरेक्शन भी बताएगा, जैसे ए टू बी या फिर बी टू ए, ठीक है। यहाँ पे हम डिस्प्लेसमेंट को दो तरीके से सोच सकते हैं कि ए से बी की तरफ जा रहे हैं या फिर बी से ए की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ पर दो प्रकार के डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होंगे, ठीक है। मैंने ए टू बी डिनोट कर रखा है R21, ठीक है। इसको कैसे डिनोट करना है? पॉइंट 2 के लिए हम बता रहे हैं, ठीक है। पोजीशन कौन सी बता रहे हैं हम? पॉइंट 2 की विद रिस्पेक्ट टू 1। तो हमने जिस पॉइंट पर जा रहे हैं, जिस पॉइंट पे एरो है, ठीक है, तो एरो हेड जहाँ पर है उसको पहले लिख देंगे 2 और जहाँ पर इसके टेल है वहाँ पर हम लिख देंगे 1। और ठीक इसके जो अपोजिट होगा उसको हम क्या लिख देंगे? R12, ठीक है। अब देखिए मैंने इस वाली लाइन को यहाँ पे अलग से डिनोट कर दिया यहाँ पर, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड फिगर हो रहा था इसलिए हमने इसको सरल करके यहाँ पे बना दिया है। देखिए ये R21 और R12 डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसको किस प्रकार से डिनोट किया जाता है ये समझना ज़रूरी है, नहीं तो इसमें कन्फ्यूज़न पैदा हो जाता है, क्योंकि अलग अलग बुक्स इसको अलग अलग तरीके से डिनोट करती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम देखें, कुछ बुक्स डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को इस प्रकार डिनोट करती हैं कि पहला पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है, तो इसको लिख देंगे R12, ठीक है। तो ये हो गया पॉइंट 1 से 2 की ओर, ठीक है। तो कुछ बुक्स इस प्रकार से डिनोट कर देती हैं, वहीं कुछ बुक्स में आपको ऐसा डिनोट होके मिलेगा कि 1 पॉइंट से 2 पॉइंट की ओर को इसमें लिख देंगे R21, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा कि पॉइंट 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, पोजीशन ऑफ पॉइंट 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, कुछ इस प्रकार से ये डिनोट हो गया। तो हम भी ये बाद वाला ही डिनोटेशन लेके चलेंगे। तो फिर से एक बार हम देख लेते हैं, R1 क्या था यहाँ पर? R1 था Q1 का स्थिति वेक्टर, यानी कि पोजीशन वेक्टर, ये R1 जो कि Q1 की स्थिति बता रहा है। इसी प्रकार R2 है यहाँ पर Q का पोजीशन वेक्टर, ये Q2 की स्थिति दिखा रहा है। अब Q1 से Q2 तक का वेक्टर ये था R21, इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं, लीडिंग फ्रॉम Q1 टू Q2, Q1 से लेकर Q2 तक जा रहा है। इसको हम वेक्टर ए बी लिख सकते हैं, वेक्टर ए बी इज इक्वल टू R21 और इसको लिखा जाता है R2 माइनस R1, ठीक है। तो बाद वाले पॉइंट का पोजीशन वेक्टर R2 माइनस पहले वाले पॉइंट का पोजीशन वेक्टर R1। इसी प्रकार से हम Q2 से लेकर Q1 का वेक्टर भी देख सकते हैं, ये हो जाएगा BA और इसको हम लिख सकते हैं R12, ठीक है। BA 1 पॉइंट का विद रिस्पेक्ट टू 2, 1 पॉइंट का विद रिस्पेक्ट टू 2, तो ये हो जाएगा R1 माइनस R2। तो इस प्रकार से हमको ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लेने हैं। अब हम केवल इस फिगर को देखते हैं। हमारे पास दो चार्ज हैं Q1 Q2, Q1 पॉइंट A पर है, Q2 पॉइंट B पर है। Q1 पर Q2 के कारण एक फोर्स लग रहा है F12, फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2। इसी प्रकार Q2 चार्ज पर Q1 के कारण एक फोर्स लग रहा है F21, फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू Q1। अब कूलाम का नियम क्या कहता है? F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, ये केवल मैग्नीट्यूड देता है। अब हमको इसको इस प्रकार लिखना है कि ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों लें, ठीक है। तो अब हम F21 के लिए लिख लेते हैं, फोर्स F21 इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R21 स्क्वायर, ठीक है। और साथ में हमने इसके जोड़ दी अलॉन्ग ए बी, हमने यहाँ पे इसके साथ एक डायरेक्शन भी जोड़ दी, तो मैग्नीट्यूड भी मिल गया और डायरेक्शन भी मिल गई। आर कौन सा आएगा? आर आएगा A टू B, ठीक है, 21। इसको याद रखने का तरीका ये है कि फोर्स F21 है तो R भी 21 होगा, इस तरीके से हम इसको सीधे सीधे याद रख सकते हैं। इसी प्रकार से हमारे पास आता है फोर्स F12
और ये हो जाएगा KQ1 Q2 बाय R12 स्क्वायर, सेम आ गया F12 और R12, और डायरेक्शन हो जाएगी इसकी अलॉन्ग BA, ठीक है। BA इधर को है और फोर्स भी इधर को ही है। यहाँ पे डायरेक्शन कौन बता रहा है? यहाँ पे डायरेक्शन बता रहा है अलॉन्ग AB, ठीक है, ये शब्द बता रहा है, और यहाँ पर अलॉन्ग BA। तो हमने अलॉन्ग AB और अलॉन्ग BA की मदद से यहाँ पे डायरेक्शन बताई है। पर हम ये भी जानते हैं कि डायरेक्शन यूनिट वेक्टर की मदद से भी बताई जा सकती है, जैसा कि हमने पहले देखा था। तो अगर हमें R21 का डायरेक्शन दिखानी है, ठीक है, R21 वाली डायरेक्शन दिखानी है, तो हम R21 का ही यूनिट वेक्टर यूज़ कर लेंगे। तो हम इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं? ये बन जाएगा हमारे पास F21 इज इक्वल टू KQ1 Q2 बाय R21 स्क्वायर, और इस अलॉन्ग AB की जगह हमारे पास आ गया R21 कैप। इसका काम भी केवल डायरेक्शन दिखाना है। हमारे पास पहले फॉर्मूला था A कैप इज इक्वल टू वेक्टर A बाय मॉड A, ये पहले हमारे पास फॉर्मूला था। तो अब ये कन्वर्ट हो जाएगा R की टर्म्स में, तो ये आ जाएगा R21 कैप इज इक्वल टू वेक्टर R21 बाय मॉड ऑफ वेक्टर R21, ठीक है। तो ये कैप बन जाएगा, हमको इसका फॉर्मूला भी पता है। और इसमें देखने वाली चीज़ ये भी है कि R21 का स्क्वायर बराबर होगा R12 का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर तो केवल मैग्नीट्यूड देगा, तो ये दोनों मैग्नीट्यूड में तो सेम है, A से लेकर B तक की दूरी तो सेम है, यहाँ की डिस्टेंस तो सेम है, तो मैग्नीट्यूड वाइज में ये दोनों के दोनों सेम होंगे, R21 स्क्वायर और R12 स्क्वायर सेम होंगे, ठीक है। और हम इसको मैग्नीट्यूड में कुछ इस प्रकार से दिखा सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे R12 स्क्वायर भी लिखें तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, पर अभी हम इसको ऐसे ही चलाएंगे। तो हमारे पास वेक्टर फॉर्म आ गई, यहाँ पे स्केलर नहीं, यहाँ पे वेक्टर होना चाहिए, तो ये वेक्टर फॉर्म है। और अब हम इसको थोड़ा और मॉडिफाई कर लेते हैं। तो अब हम R21 कैप का ये मान यहाँ पर रख देंगे, तो हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा F21 वेक्टर इज इक्वल टू KQ1 Q2 बाय R21 स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा वेक्टर R21 बाय मॉड ऑफ वेक्टर R21। तो इस प्रकार से हमारा यह फॉर्मूला बन गया। अब देखिए यहाँ पर R21 स्क्वायर पहले से ही है और मॉड वाला R21 एक और आ गया, तो अब दोनों ये जुड़ के बन जाएंगे F21 इज इक्वल टू KQ1 Q2 बाय R21 का क्यूब, ठीक है। ये भी मैग्नीट्यूड था R21 का और ये भी मैग्नीट्यूड है R21 का, तो टोटल हमारे पास हो गया R21 का क्यूब। ये फॉर्म जो हमको दिख रही है यही कूलम्ब्स लॉ की वेक्टर फॉर्म है, यही हमको रिक्वायर्ड था। इसी प्रकार हम F12 के लिए भी बना सकते हैं, यहाँ पे R12 आ जाएगा और यहाँ पे भी R12 आ जाएगा, सिमिलर फॉर्मूला चलेगा। ये हो गया हमारी कूलम्ब्स लॉ की वेक्टर फॉर्म। तो अब हम ये देखते हैं कि ये इक्वेशन पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्जों के लिए किस प्रकार से वैलिड है। अब हम यहाँ पर Q1 की जगह -Q1 रख लेते हैं, तो हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा F21 इज इक्वल टू K -Q1 Q2 बाय R21 क्यूब इंटू R21, ठीक है। अब ये नेगेटिव साइन को अगर हम R21 के साथ ले जाएं तो क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, ये R21 नेगेटिव हो जाएगा। तो हमें पता है कि माइनस का R12 इज इक्वल टू होगा R21 के, और इसी प्रकार से अगर माइनस का वेक्टर R21 होगा तो ये इक्वल आ जाएगा वेक्टर R12 के। तो अब हम माइनस साइन को यहाँ ले जाते हैं और ये बदल जाएगा वेक्टर R12 में। इस प्रकार से हमारे पास जो नई फॉर्म आई, इसमें जो फोर्स आ रहा है F21 उसकी डायरेक्शन बदल जा रही है, ठीक है, R12 हो जा रही है। तो अब पहले ये फोर्स माना इस ओर था, ठीक है, इस डायरेक्शन में था, अब इसकी डायरेक्शन बदल गई B से A की तरफ, ठीक है। तो इससे क्या पता चला कि अगर एक पॉजिटिव साइन है और एक नेगेटिव साइन है तो दोनों के बीच में एट्रैक्शन का फोर्स होगा। इस प्रकार से
ये इक्वेशन पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के लिए दोनों के लिए वैलिड है। अगर सेम चार्ज आ रहे हैं तो ये इस प्रकार से डायरेक्शन देगा कि दोनों फोर्सेस एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे, और अगर एक नेगेटिव एक पॉजिटिव होगा तो इस प्रकार से डायरेक्शन आएगी कि दोनों फोर्सेस एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। और हम ये भी जानते हैं कि ये दोनों फोर्सेस F21 और F12 मैग्नीट्यूड में तो इक्वल है परंतु डायरेक्शन में अपोजिट है। तो हम इसको कुछ इस प्रकार से डिनोट कर सकते हैं कि F21 इज इक्वल टू माइनस F12। डायरेक्शन बदल जाती है अगर हम नेगेटिव साइन लगा देते हैं। तो ये फोर्सेस क्या हो गए, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस के पेयर हो गए। तो हम ये भी कह सकते हैं कि कूलाम का नियम न्यूटन के तृतीय नियम का पालन करता है। न्यूटन का तृतीय नियम कहता है कि जहाँ पे भी एक फोर्स वर्क कर रहा है तो उसके साथ ही उसका इक्वल एंड अपोजिट फोर्स भी वर्क कर रहा होगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर लेक्चर्स।